हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ए स्पॉट। हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी थी और इस वीडियो में हम इस सभ्यता की नगर व्यवस्था को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभ्यता कई नामों से जानी जाती है, जिनमें सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नाम है। इस सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अत्यंत उन्नत और नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की हम बात करें तो इसकी नगर योजना जानने के लिए हमें उन स्थानों को देखना और जानना होगा जिन्हें आज के समय में नगरों की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर हम ऐसे स्थानों को देखें तो ऐसे 7 स्थान हैं जिन्हें नगर माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 नगर सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहे जाते। इसके साथ ही चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली, ये वो स्थान हैं जिन्हें इस सभ्यता के नगरों की श्रेणी में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें यानी कि सैंधव सभ्यता की, तो इसमें जो नगर सबसे पहले खोजा गया था उस नगर को हड़प्पा नाम दिया गया और उसी नगर के नाम के साथ ही इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इससे पहले ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है, परंतु इस नगर की खोज के साथ ही इतिहास और कालखंड के कई नए द्वार खुल गए। चलिए अब हम आगे बढ़ के हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम जिस नगर को देखेंगे वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे समृद्ध नगर माना जाता है। इस नगर की अगर हम बात करते हैं तो इस नगर का क्षेत्रफल करीब 1 वर्ग मील माना जाता है। यह नगर 2 हिस्सों में बटा था, जिनमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की तुलना में ऊंचा और ईंट के बने हुए एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ था। पश्चिमी टीले की किलेबंदी की गई है और इसी टीले पे मीनारे, बुर्ज और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण भवन भी मिले हैं, जिन्हें उनके कार्यों के आधार पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि सभागार, अन्नगार, पुरोहित भवन, महाविद्यालय आदि। संभवतः ये नाम अटकलों के आधार पे दिए गए हैं। खैर, कुछ भी कहा जाए, ये तो तय है कि इस सभ्यता में मिले हुए ये भवन साधारण आवास की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसी खंड की बात करें तो इस खंड में बहुत सी सड़कें और गलियारे मिले हैं। एक स्तंभों से युक्त इमारत मिली है जिसे कि सभागार या बाजार के रूप में पहचाना गया है। इसके साथ ही इसी सभ्यता में एक और इमारत मिली है जो कि संभवतः इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट संरचना कही जा सकती है। ये एक 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा तालाब है, जिसमें कि ईंटों से ईंटें बिछाई गई हैं और इन्हीं ईंटों के ऊपर बिटुमन का लेप किया गया है जिससे कि पानी बाहर न जा सके। और ये संरचना एक तालाब के आकार की संरचना है। इसी संरचना को द ग्रेट बाथ या बृहद स्नानागार का भी नाम दिया गया है। चलिए एक नज़र हम डालते हैं इस सभ्यता के पूर्वी हिस्से की तरफ, यानी पूर्वी टीले की तरफ। इस सभ्यता का पूर्वी टीला पश्चिमी टीले की तुलना में बड़ा रहा है। यह टीला भी एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ खंड था। इस टीले का प्रत्येक मकान अलग अलग एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, यानी कि हर मकान के नीचे एक ईंटों का चबूतरा है, उसके ऊपर मकान बनाए गए हैं।
प्रत्येक मकान जो है वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं। कुछ मकान 2 मंजिले भी हैं। यह टीला पश्चिमी टीले की तुलना में नीचा रहा है, इसलिए इसे निचला टीला भी कहा जाता है। पूर्वी टीले में सड़कें कहीं कहीं पे 30 फुट तक चौड़ी रही हैं। इस टीले के मकान जो पक्की ईंटों पे से बने हैं और 2 मंजिले तक है, इन मकानों में पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अगर इन मकानों की बात करते हैं तो इन मकानों में पर्सनल हाइजीन और सैनिटाइजेशन के भी पक्के प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही इस टीले में कई जगह पे कुएं, सार्वजनिक कुएं भी मिले हैं। अधिकांशतः मकानों में खिड़कियां ऊंचाई पे बनाई गई हैं। मकानों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क के बजाय पीछे की तरफ सर्विस लेन में खुलते हैं। अगर मकानों की संरचना की बात करें तो इस सभ्यता के मकानों में आंगन, रसोई और स्नानागार जैसे हिस्सों के अवशेष मिले हैं। इन मकानों को देख के इन्हें फीके मकान कहा जा सकता है, लेकिन इन फीके से दिखने वाले मकानों की कार्यकुशलता की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कार्यकुशलता अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नगर की तरफ, और अगला नगर है हड़प्पा। सैंधव सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला नगर था हड़प्पा, लेकिन दुर्भाग्य से इस नगर में कुछ भी नहीं बचा है, या यूं कहें कि ईंट चोरों ने इस नगर में कुछ भी नहीं छोड़ा, जिससे हमें इस नगर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिले। लेकिन जो जानकारी मिली है वो इस तरह से है कि इस नगर के भी 2 हिस्से रहे हैं। मोहनजोदड़ो की तरह यहाँ भी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला रहा है। अगर हम पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीला किलेबंदी के साथ था, लेकिन पश्चिमी टीले में भी कोई अवशेष नहीं मिला है, जिसका कारण ये है कि ईंट चोरों ने इस टीले को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। इसके साथ ही पूर्वी टीले में भी ईंट चोरों ने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। इसकी ज़्यादातर ईंटें चुरा ली गई। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इस क्षेत्र के लोगों ने अपने मकानों को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया वो ईंटें सैंधव सभ्यता से संबंध रखती थी। इसके साथ ही कराची लाहौर रेलवे लाइन में भी इसी जगह से ईंटें और गिट्टी की आपूर्ति की गई थी। अगर हम यहाँ के जो अवशेष थोड़े बहुत मिले हैं उनके आधार पर बात करते हैं तो इसमें दुर्ग टीला यानी कि पश्चिमी टीले का प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ मिला है, और इसी प्रवेश द्वार से रावी नदी के बीच तक के स्थान पे श्रमिक आवास, अन्नगार और ईंटों से जुड़े गोल चबूतरे, जिनमें कि अन्न रखने के लिए कोटर बने हुए थे, ये मिले हैं। इसके अलावा इस नगर में ईंट चोरों की वजह से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिल पाया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले नगर की तरफ देखते हैं। हमारा अगला नगर है कालीबंगा। कालीबंगा भी 2 हिस्सों में मिला है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। इस नगर में दोनों खंडों की किलेबंदी अलग अलग की गई थी। अगर हम पहले पश्चिमी टीले की तरफ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पश्चिमी टीले में भी 2 पृथक लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए टीले रहे हैं, जिनमें कि एक टीले पर विशिष्ट वर्ग के रहने के लिए आवास और दूसरे टीले पे ऊंचे चबूतरों में हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। इस टीले के पश्चिम में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। पूर्वी टीले की बात करते हैं तो पूर्वी टीला भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इस टीले में अधिकांशतः मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इन मकानों में जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जहां मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के थे
और जल निकासी की व्यवस्था थी, वहीं कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कालीबंगा मोहनजोदड़ो की तुलना में सैंधव सभ्यता की एक पिछड़ी हुई बस्ती के समान था। आगे बढ़ते हैं हम अगले नगर की तरफ। अगला नगर है लोथल। लोथल की बात करें तो ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ एक ऐसा नगर मिला है जिसमें साधारण वर्ग और उच्च वर्ग के क्षेत्रों का कोई विभाजन नहीं किया गया था, लेकिन ये एक सुनियोजित नगर था जिसके पूर्वी भाग में पक्की ईंटों से घिरा तालाब जैसा एक घेरा मिला है। इस घेरे की पहचान कई विद्वानों ने गोदीवाड़ा के रूप में की है, यानी कि डकयार्ड के रूप में की गई है। बहुत से विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं, लेकिन जो भी हो, अगर हम डकयार्ड की बात करते हैं तो इतिहास का सबसे पहला डकयार्ड इसी सभ्यता में मिला है, लोथल नाम के स्थान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नगर है सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात करें तो इस नगर की संरचना कालीबंगा के पश्चिमी टीले के समान है, यानी कि एक ऐसा टीला जहाँ पे दो अलग अलग टीले जो एक दूसरे से संबंध है, ऐसी संरचना जिसमें एक पे निवास स्थान तथा दूसरे पे हवन कुंड जैसी आकृति के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा में कोई भी पूर्वी टीला जैसी इमारत या हिस्से के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि सुरकोटदा में आमजन और विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए अलग अलग क्षेत्र नहीं मिला है। आगे बढ़ते हम बनावली की तरफ। बनावली की बनावट भी सुरकोटदा के समान, या यूं कह सकते हैं कि कालीबंगा के पश्चिमी टीले जैसी संरचना थी, यानी कि इस नगर में भी उसी तरह से दो टीले मिले हैं जो एक दूसरे से संबद्ध रहे हैं, जिनमें एक पे आवास और दूसरे पे हवन कुंड जैसी आकृति मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला नगर है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो में एक बहुत छोटे हिस्से की ही खुदाई हुई है, और इस हिस्से की खुदाई में जो हमें महत्वपूर्ण मिला है वो है यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना। जी हाँ, सैंधव सभ्यता के लोगों को आभूषणों का ज्ञान था और ये लोग मनके बनाने की कला से भी परिचित थे। ये तो थे सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित कुछ जानकारियाँ, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और वीडियो में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्विज सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था जो इस तरीके से था, Which of the following Harappan crops are believed to have diffused from West Asia? जिनके ऑप्शन थे बार्ले, व्हीट, राइस और कॉटन। इसका सही जवाब है डी, कॉटन। और अब हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है Which of the following word is related to the study of inscriptions? इसके ऑप्शंस हैं ए एपिग्राफी, बी कैलीग्राफी, सी कार्टोग्राफी और डी न्यूमिस्मेटिक्स। जवाब के लिए आप हमारे अगले वीडियो तक ज़रूर देखिए। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशंस की कुछ अचीवमेंट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस नीचे वीडियो में दिया हुआ है।